नमस्कार दोस्तों, आप लोग का B2K रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो उसमें एक लाइट चली गई थी तो एक बाधा आ गया था, इसीलिए उस लेक्चर को वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भूगोल, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, ज्योग्राफी का अर्थात इसमें देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा भाग होता है पृथ्वी के अध्ययन में, क्या क्या करेंगे हम लोग। तो पृथ्वी की सतहों का अध्ययन, इसमें स्थल का अध्ययन, जल और वायुमंडल और पृथ्वी की आंतरिक परतों का भी हम लोग इसमें डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखिए, अध्ययन के आधार पर भूगोल के भाग हैं कुछ। एक सामान्य भूगोल है जिसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं ब्रह्मांड, सौर मंडल, पृथ्वी और अन्य जो उपग्रह नक्षत्र हैं, उनका पिंड है, उन्हें हम अच्छे से डिटेल से अध्ययन करेंगे। और साथ ही जो इसमें जो दूसरा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखा जाए तो कंपटीशन के एग्जाम में सबसे अधिक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके आसपास स्वरूप की विशेषताएं को हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में, भूआकृति विज्ञान में, और वायुमंडल में परिवर्तन, मौसम और जलवायु में, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी में ही भौतिक भूगोल में आपका जलमंडल भी आता है। जलमंडल को हम लोग समुद्र विज्ञान में अर्थात ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, और जैव भूगोल को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी और इसके अंदर जो है मृदा प्रदेश भी इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल में क्या क्या अध्ययन होता है आप लोग जानते हैं। आर्थिक जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डिसाइड करता है किसी भी राज्य, देश, क्षेत्र को। तो इसमें हम लोग कृषि, उद्योग, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, इन सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? देखिए, इसमें मानव प्रजातियां हैं, विश्व में कौन कौन सी मानव प्रजातियां पाई जाती हैं, और जो खास खास जनजातियां हैं भारत के अंदर और विश्व के अंदर, और खास उत्तर प्रदेश या किसी स्टेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं, उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन यहाँ करेंगे। ठीक है, साथ ही आप जनसंख्या संगठक, मतलब जनसंख्या के कितने फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करती हैं, उनको एक एक करके हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। और जनसंख्या वृद्धि का कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसका वर्ल्ड के इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक परिवर्तन कैसा होगा, ये सब चीजों को भी हम लोग समझेंगे। इसका वितरण कैसा है जनसंख्या का, इसे भी हम इसी मानव भूगोल में ही देखेंगे। और मानव का विकास क्रम क्या रहा है, इसे भी हम इसी मानव भूगोल के अंतर्गत ही देखेंगे। प्रादेशिक भूगोल में आपको जो भी चीजें यहाँ इन सब चीजों में पढ़े हैं, इन सब टॉपिक में पढ़े हैं, उसकी मैपिंग करवाएंगे एटलस के माध्यम से। आपको उसका लोकेशन बताया जाएगा, जिससे कि आपको वर्ल्ड में स्पेसिफिक रूप से पता हो कि कौन सा स्थान कहाँ पे अवस्थित है। तो हम लोग इसको रफ करते हैं और थोड़ा सा हल्का सा सामान्य भूगोल के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह के बारे में हल्का सा अगर हमें नॉलेज होगा तो बेहतर रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.5 से 14 अरब साल पहले हुआ था। ठीक है, इसमें कई वैज्ञानिकों का मत है, खासकर देखें तो एलन गुथ का है। ठीक है, और ये जो जॉर्ज लैमेत्री हैं, और लास्ट में जो अंतिम मुहर लगाया वो है आपके स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड आज से लगभग 15 अरब साल पहले, कौन कहा ये स्टीफन हॉकिंस ने कहा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में, कहा कि जो आज से 15 अरब साल पहले पृथ्वी एक मटर के दाने के समान था, और इसमें अपार घनत्व था, और इसमें विस्फोट हुआ, और विद इन सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर यह ब्रह्मांड का एक बड़ा भाग बन गया, और तब से ये निरंतर फैलता जा रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। अगर हम कहें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, एक सिद्धांत है जो कहता है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत को जब पहली बार कहा गया कि ये ब्रह्मांड लगभग 13-14 अरब साल पहले एक छोटा सा पिंड था, और इसमें महाविस्फोट हुआ, और उसके बाद से ये निरंतर मतलब फैल रहा है।
तो इस पे लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन आने वाले काल में एक सिद्धांत और दिया जिसमें स्टीफन हॉकिंस भी थे, वो है आपका स्थिति सिद्धांत। स्थिति सिद्धांत कहता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो निरंतर फैल रहा है, ठीक है। निरंतर फैलने के लिए कैसे वो जांचेंगे, कैसे देखेंगे, तो ये दो आकाशीय पिंड हैं, ये है ये, ठीक है। अगर इन दोनों की दूरी एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों सिद्धांत को तो समझ लिए, हमने कहा कि थोड़ा सा ही हम इस पर चर्चा करेंगे और तेजी से हम पृथ्वी पे आएंगे, क्योंकि पृथ्वी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग अध्ययन किसी भी सब्जेक्ट का करते हैं तो मानव को केंद्र में रख करके पढ़ते हैं, क्योंकि मानव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पृथ्वी पर। आप लोगों को पता ही है ये चीज, ठीक है। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो किसी चीज का आप अध्ययन कर रहे हो, चाहे वो इकोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी कोई सब्जेक्ट हो, उसके सेंटर में, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं मानव ही होता है, ठीक है। तो मानव को केंद्र में रख करके जब हम ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो हम पृथ्वी से बाहर ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि पृथ्वी पे आकर के ज्यादा अध्ययन करेंगे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा आइडिया तो होना ही चाहिए कि भैया पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो, ये तो काम हो गया, एक सेकंड के अंदर ऑब्जर्विंग यूनिवर्स तो बन गया, लेकिन अभी पृथ्वी का निर्माण हुआ नहीं, ठीक है। पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य से अलग होकर के हुआ था, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कभी आपको लगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कभी दिमाग में ऐसा आता हो, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए यह बोर्ड आपका ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई आकार नहीं है तो इसलिए हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई आकार डिसाइड नहीं किया है, तो हमें मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये बोर्ड ही ब्रह्मांड है, तो इसमें अगर ये एक बिंदु दे दिया हमने ना, तो ये बिंदु भी आपके कई हजार गैलेक्सी के बराबर है। मतलब ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जिनका आपका कल्पना जहां पे खत्म हो जाती है, उससे भी बड़ा ब्रह्मांड है। मतलब आप सोचो कि हजारों हजार किलोमीटर में रेगिस्तान है जहां रेत बिखरे पड़े हुए हैं, और उसके बीच में आप खड़े हो, और वहां से एक रेत अगर आपने उठाया तो वो रेत आपकी पृथ्वी है, और बाकी जो अन्य रेत है वो आकाशीय पिंड है। तो हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, ठीक है। जिसका अब तो सिद्धांत यहां तक आ गए हैं कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड है, ठीक है। मतलब अगर शुरुआत करें हम लोग, तो आप लोगों को तो मोटे तौर पर कुछ चीजें बेसिक पता ही होंगी कि ग्रह क्या होता है। कुछ शब्दावली हम यहाँ लिख देते हैं और देखते हैं आप लोग उससे परिचित हैं कि नहीं है। देखिए, एक तो है आपका ग्रह, ठीक, और दूसरा है एक तारा, उपग्रह, ठीक है। ये 3 शब्दावली हैं, और एक आधा और आकाश गंगा भी ले देते हैं हम लोग। आकाश गंगा, ब्लैक होल, ये सब नाम आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। ब्लैक होल, इसको हम कृष्ण विवर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर वामन तारा, ठीक है। ये सब शब्दावलियां हैं। उल्का पिंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उल्का पिंड, ठीक। ये इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये और ये सब आकाशीय पिंड है, ठीक है। ये भी आकाशीय पिंड है, लेकिन ये आकाशीय पिंड नहीं है। ये मतलब करोड़ों आकाशीय पिंड से मिल करके एक आकृति है, जिसके सेंटर में ब्लैक होल होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग। ग्रह क्या होता है? अगर हम कहें ग्रह क्या होता है, ग्रह एक आकाशीय पिंड है जो अपने तारे का एक खास समय में और एक खास कक्ष में निरंतर चक्कर लगाता है, और वो अपने धुरी पे भी घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये खुद चमकता नहीं है,
इसके पास उतनी क्षमता है नहीं, इसके पास प्रकाश नहीं है। जैसे इसके एग्जाम्पल है आपके पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है, ये सब ग्रह हैं, ठीक है। और उपग्रह क्या होते हैं? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रह जो होते हैं वो तारों का चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह का भी परिभाषा लगभग सेम है, बस अंतर इसका इतना होता है कि ये तारे का ना चक्कर लगा के ये ग्रहों का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो मतलब ये भी एक आकाशीय पिंड है जो कि ग्रहों का चक्कर लगाता है, और इसके पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता है, और ये भी ग्रहों का एक निश्चित समय में चक्कर लगाता है और खुद भी अपने धुरी पे घूमता रहता है, ठीक है। ये उपग्रह हो गया। तारा क्या है? ठीक है, आकाश में देखते होंगे जितने भी चमक रहे हैं लगभग उसमें से अधिकतर तारे होते हैं, ठीक है। ऐसा कह रहे हैं अधिकतर सब नहीं होते, सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसमें से बहुत से ऐसे पिंड होते हैं जो किसी सूर्य के प्रकाश से, किसी तारे के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि अधिकतर तारे होते हैं, इनके पास खुद का प्रकाश होता है, इनका जो कहीं ना कहीं बनावट होती है वो गैस से बना होता है, प्लाज्मा होते हैं, हमेशा इससे विस्फोट होता है, ठीक है। उसमें कहीं हमेशा ही कहीं ना कहीं नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती हैं, और उस क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है वो उसे प्रकाशमान बनाता है, ठीक है। अब देखिए एक ये है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड जब दो ग्रह या उपग्रह टकरा करके उसके टुकड़े आकाश में फैल जाते हैं, ठीक है, या फिर कहें कि वो भी तारों का चक्कर लगाने लगते हैं, तो वो सब उल्का पिंड कहलाते हैं। छोटे छोटे होते हैं, मतलब ग्रह की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक। अब बचता है ब्लैक होल। देखिए ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेंगे, बाकी बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं जल्दी से थोड़ा सा चर्चा करके हम पृथ्वी पे आए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ही चर्चा करेंगे। ब्लैक होल देखिए, अगर कोई तारा, ठीक है, विशाल है, और देखिए हर एक पिंड का एक समय काल होता है। तारे का तारे पे मान लीजिए सूर्य ही है, सूर्य पे हाइड्रोजन हीलियम की हमेशा ही संलयन क्रियाएं होती रहती हैं और विस्फोट होता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब उसपे से मैटर खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो मतलब उस पर कहे तो उसका ईंधन खत्म हो जाएगा, तो वो जलना बंद हो जाएगा। अब जलना जब बंद हो जाएगा तो उसके बाद वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस ठंडा होने के क्रम में वो अपने आप को सिकोड़ता है, ठीक है, अपने आप को सिकोड़ते सिकोड़ते एकाएक इस लेवल पहुंचता है कि एक बार विस्फोट होता है, विस्फोट होकर के फिर वो सिकुड़ना शुरू होता है। अगर उसका मास, उसका जो द्रव्यमान है ज्यादा है, अर्थात यूं कहें कि अगर उसका आकार बहुत बड़ा है, तो वो ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल उसे कहते हैं कि जिसमें घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है, घनत्व इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज अगर उसके अंदर चली जाए तो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि घनत्व ज्यादा है, तो इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसका इतना ज्यादा होता है कि भैया इसमें से लाइट, प्रकाश भी वापस नहीं आ पाता, अगर प्रकाश गया तो गया, इसलिए चमकता भी नहीं है, ये काला काला दिखता है। और दिखता नहीं है, बल्कि दिखता ही नहीं है, बस किसी तरीके से वैज्ञानिकों ने इसको शोध किया, क्योंकि जो दिखता है उसका अध्ययन करना आसान होता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं है उसका अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। अभी तो एक समय एक नई थ्योरी और भी आ गई है, डार्क मैटर। डार्क मैटर कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड का जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जितने भी पिंड, आकाशीय पिंड, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, वो पूरा का पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 15% है। 85% तो डार्क मैटर जो हमें दिखता ही नहीं, ठीक है। तो जो दिखता नहीं उसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी अध्ययन करना हम वैज्ञानिकों के लिए एक डिफिकल्ट वर्क था, लेकिन किन्हीं तरह से उनको समझ में आया कि हाँ ये ब्लैक होल ही है, ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ लाइटें इस तरीके से हैं और ये सबको खींच रहा है, और उसका सेंटर में देख रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये आखिर क्या है? तो वो भैया आपका ब्लैक होल है। ये भी मैटर ही होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। इसका आप कहें अगर जो ब्लैक होल का अगर आप 1 चम्मच मिट्टी निकालें तो वो मतलब हजारों टन के बराबर होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा इसका घनत्व होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। तो एक चीज समझ लीजिएगा, हर आकाश गंगा में
एक ब्लैक होल होता है जो सेंटर में होता है, वो उस आकाशगंगा का समझिए सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ठीक है, और ये जो आकाशगंगा के जितने भी पिंड हैं, जिसमें सभी उपग्रह आ जाएंगे, सभी ग्रह आ जाएंगे, सारे तारे आ जाएंगे, वो उस आकाशगंगा के ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, दूर मेघला गैलेक्सी में रहते हैं। ठीक है, सौर मंडल के एक ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग जानते ही हैं। हम लोग का जो पड़ोसी है, सबसे नजदीक का ग्रह है, वो शुक्र है। लेकिन हम लोग मंगल पे शोध इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे जीवन की संभावनाएं शुक्र के अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, चंद्रमा पे भी लोग देखते हैं, चंद्रमा हमारा उपग्रह है, मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो हम चंद्रमा पे भी खोज कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी भी थोड़ा सा चंद्रमा भी थोड़ा पृथ्वी की तरह ही सिमिलर है। तो इसलिए हम वहां पे भी खोज कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए जिससे कि जीवन संभव हो सके, हमको ये लगे कि जीवन, क्योंकि ऐसा होता है भैया, देखो ब्रह्मांड एक रहस्य है और ये बहुत ही गजब की कॉन्सेप्ट भी आता है, यहाँ से एक दर्शन भी आता है कि आप की इंद्रिय, जितनी 5 इंद्रिय हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आंख, नाक, त्वचा, ठीक है, जिह्वा और कितना हो गया सॉरी, आंख, देखो आंख हुआ, कान, नाक हुआ, कान हुआ, जीभ हुआ, त्वचा हुआ, ये आपके 5 जो इंद्रिय हैं। और ये ज्ञान इंद्रिय जो होते हैं, अगर इससे बाहर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इंद्रिय नहीं समझ पा रही है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना उसको सुन सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसा बहुत सी चीजें हैं, जैसे डार्क मैटर के बारे में सोचो, 85% यूनिवर्स में उसका ही भाग है, लेकिन नहीं दिखा देता हमें। आप ये सोचो, हम लोगों को देखने की जो क्षमता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक नहीं होता, हम लोग की देखने की क्षमता भी एक लिमिट तक है, हम बहुत छोटा नहीं देख सकते हैं। वैसे सुनने की हम सिर्फ 20 डीबी से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुनते और 20,000 से ऊपर नहीं सुनते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की कोई ध्वनि जनरेट हो रही है ब्रह्मांड में, तो हमारा तो ईयर कैपेबल ही नहीं, सुन नहीं सकता है। 20 हर्ट्ज तक नीचे की ध्वनि है तब भी नहीं सुन सकते हैं। तो हम लोग शोध कर रहे हैं अलग अलग एंगल पे, अलग अलग तरीके से, चंद्रमा पर, मंगल पर, ठीक है, तो जिससे हमें कुछ मिल जाए और हम ये कोशिश करें कि वहां भी जीवन को किस तरीके से स्थापित किया जाए। वामन तारा देखो तब बनता है जब, यही हमने कहा, तारा जब बड़ा होता है और ठंडा हो जाता है तो ब्लैक होल बनता है, और तारा जब छोटा होता है और ठंडा हो जाता है तो वामन तारा बनता है। ठीक है, ठीक है। और अब ये आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो उपग्रह है वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन आपको पता होगा कि नहीं, सूर्य भी चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य किसका चक्कर लगाता है भैया, सूर्य आकाशगंगा का, अपनी आकाशगंगा का जो ब्लैक होल है उसका चक्कर लगाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु गतिमान है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, चाहे वो छोटा सा कण हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो विशाल का कोई तारा हो, या फिर पूरा ब्रह्मांड का हर एक चीज गतिमान है। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा। बचपन में आप लोगों ने किताब में जरूर पढ़ा होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और सूर्य स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य भी गतिमान है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको और जानने के मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें देखें आप, मतलब आप देखोगे ध्यान से, अगर ऑब्जर्व करो, अगर थोड़ा सा कल्पना करो और ऑब्जर्व करो, तो जो उपग्रह हैं वो ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं, और उपग्रह ग्रह दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और पूरा सिस्टम लेकर के, पूरा सौर मंडल लेकर के जो सूर्य है वो ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। किसका, आकाशगंगा का। अब कहोगे क्या आकाशगंगा पे बात रुक गई? नहीं, आकाशगंगा, पूरी आकाशगंगा जिसमें मिलियंस तारे हैं, मतलब कहें तो लाखों तारे हैं, अगर हम करोड़ों कहें तो कम नहीं है, मतलब कम ही है, मतलब
करोड़ों तारा मंडल, पूरा सिस्टम लेकर के, जो आकाश गंगा ब्लैक होल है वो लेकर के, ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, उसका चक्कर लगाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड गतिमान है। ठीक, तो यहां अगर मोटे तौर पर समझ लें, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम और डिटेल में समझें, लेकिन हम अब इस पे ना समझ सके, पृथ्वी पे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सौर मंडल का हिस्सा है। ठीक है, सूर्य हमारा तारा है। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होता। ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा, और आपको पता है ऊर्जा का अधिक हो जाना तब भी समस्या है, ऊर्जा का कम हो जाना तब भी समस्या है। तो सूर्य का हमारे यहां से जो दूरी है वो बहुत ही परफेक्ट दूरी है, जितनी ऊर्जा चाहिए एक जीवन को स्थापित होने के लिए उतना है। ठीक है, और अब देखो, अब बुध पे, शुक्र पे क्यों नहीं जीवन हो सकता? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे वो सूर्य से काफी नजदीक है, इतना नजदीक है कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो कहां पे जीवन हो पाएगा? लेकिन अब वहीं पे फिर पीछे तरफ चले जाओ, अरुण वरुण पे, बृहस्पति पर। ठीक है, और जो अभी जल्दी ही 2006 में यम को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया, उस पे जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा वहां पे बर्फ रहते हैं, वहां पे जीवन संभव ही नहीं है। अच्छा, क्यों हटा दिया गया? अगर ये भी जानना चाहते हैं तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको बता देंगे कि यम को क्यों उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, आज के वक्त में वह जो है वो एक मतलब बौना ग्रह है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझ लेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पे पृथ्वी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4 अरब साल या वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, अब अगर हमें पृथ्वी की बनावट संरचना के बारे में पढ़नी है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा भू आकृति विज्ञान। आप लोग मतलब ये है, हम कहें तो भौतिक विज्ञान पे हम लोग आ गए हैं। भौतिक विज्ञान, इसमें जो टॉपिक है वो है आपका भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी का एक अर्थ होता है, इसको आप लोग देख लीजिए। जियो मतलब तो आप लोगों को पता है कि पृथ्वी होता है, ठीक है, और मॉर्फो मतलब होता है आकृति या संरचना। और लॉजी मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा, मॉर्फो हो गया, यहाँ पे लॉजी है। लॉजी मतलब होता है तार्किक अध्ययन। तार्किक अध्ययन, पृथ्वी के संरचना का तार्किक अध्ययन, जियोमॉर्फोलॉजी। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी की आकृति आप लोग जानते हैं कि कैसी है। कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, ठीक है, और कहीं रेत ही रेत है, तो कहीं कीचड़ ही कीचड़ है, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो वन हो गए, और कहीं पे अत्यधिक बर्फ पड़ रहा है तो वहां पे बर्फ गिरा हुआ है, वहां पे पेड़ पालो ही नहीं है। तो जो आकृति बनी पृथ्वी की वो आखिर कैसे बनी, वो जो उसकी संरचना है पृथ्वी की वो कैसे बनी, इसे हम अध्ययन करेंगे भू आकृति विज्ञान में। और इसको समझने के लिए आप एक संरचना बना लीजिएगा जो कि कुछ इस तरीके से है। कहीं ना कहीं
अगर हम एक तस्वीर में पृथ्वी की आकृति को समेटें तो कुछ इस तरीके से है। ये आपका पर्वत है, ये पठार है, और ये मैदान है, मैदान है। और यहाँ पे अगर आप जल भर दें यहाँ पे अगर आप जल भर दें तो आप देख पाएंगे जो इससे तटा हुआ मैदान है इसे बोलते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान, इसको आप अभी बना लो, जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे होता है बेसिन, जो कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा सा ढाल टाइप का होगा, उसको बोलते हैं बेसिन। बेसिन, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय उभार। महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं, ढाल। और ये है आपका महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय उभार, ठीक है। ये आपको पता ही है, इसको बोलते हैं महासागरीय नितल, महासागरीय नितल, नितल, ठीक है। अगर आपको हिंदी राइटिंग मेरी थोड़ी कम समझ में आ रही होगी तो इसको आप लोग जब हम बोलते हैं तो उसको ध्यान से सुना करिएगा। जो ये नीचे का है इसको बोलते हैं महासागरीय नितल, और जो ऊपर का सरफेस है इसको आप लोग जानते ही हैं, इसको बोलते हैं तल। सरफेस बोलते हैं कौन सा तल? महासागरीय तल। सिर्फ तल लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए जो ये दिख रहे हैं भैया, इसको बोलते हैं कटक, इसको बोलते हैं कटक, और दो कटकों के बीच में इसको बोलते हैं भ्रंश, इसको बोलते हैं भ्रंश, ठीक है, भ्रंश। ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पृथ्वी के ऊपरी संरचना को अगर हम समझें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एक नजर में, ठीक है। अब हम इसे एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है, सॉरी बाह्य संरचना है, उसमें सिर्फ बाह्य कारणों का ही प्रभाव नहीं है बल्कि आंतरिक कारणों का प्रभाव भी है। इसलिए हम आंतरिक बलों को पहले पढ़ेंगे, जिसमें आपका भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी भी प्रभाव में आ जाते हैं। और इससे क्या क्या होता है, कौन कौन सी संरचना बनती है, पर्वत बनते हैं कि नहीं बनते, पठार कैसे बनते हैं, ये सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है सारी चीजें, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें वीडियो छोटा बनाना होता है, इसलिए हम लंबा नहीं कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट आप देते रहिए, प्यार देते रहिए। कोई भी कमी हो उसको आप जरूर मेंशन करिए, और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए, यह थोड़ा मोटिवेशन बन जाए। नमस्कार।